तो सही है। और मोदी जी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि वो 400 पार पहुंच जाएंगे। तो वो तो अगर ईवीएम नहीं भी होगी तो भी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब आखिरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी का इस देश का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए भयानक त्रासदी साबित होगा। और हकीकत आज उठाती, भाई पेट्रोल महंगा क्यों है? राम मंदिर आपको दे दिया है। सर डीजल महंगा क्यों है? ज्ञानवापी आपको देने वाले हैं। सर भुखमरी इंडेक्स में हमारे 55वां नंबर स्थान था और आज हम 111 पे पहुंच गए। चिंता ना करो, मथुरा काशी अभी बाकी है। उसको उस चीज में उलझाया जाए। फालतू मीडिया, टीवी मीडिया, वो लगातार इनका साथ देने में लगा। उसे ये नहीं पता कि आज बर्बादी में कितना बड़ा योगदान हो चुका है देश का। हालत खराब हो चुकी है, एक आदमी की हालत खराब है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान। आज मोदी की गारंटी जी चलती है, मोदी जी की गारंटी चलती है। जब आप दूसरी पार्टी में हो, भ्रष्टाचार कर लेते हो और आप मोदी जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मोदी जी की गारंटी चल गई, फिर ईडी उनको छू नहीं सकती, हाथ नहीं लगाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे मंदिर की बात करी जाए तो इस राम मंदिर से पहले, हमारे अक्षरधाम मंदिर से पहले सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर था कंबोडिया में। ठीक है जी। तो क्या वहां उस मंदिर से उस देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई? नहीं सुधरी ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हमारी आस्था का विषय है। ये देश हित में, राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे पहले है। उसके बाद माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना मेरा दूसरा धर्म है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पैदा करा। उसके बाद गुरुओं का धर्म आता है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। उस गुरु ने ही मुझे बताया कि गोविंद कौन है, भगवान कौन है। तो इसलिए मोदी जी ने अभी बोला है लोकसभा में अब की बार 400 पार। कह रही कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नहीं है, क्या बोलेंगे इस पर? ईवीएम बैन कर दीजिए, बैलेट पेपर पे आ जाइए, पता चल जाएगा कौन कहाँ है। बस एक ही डिमांड है हमारी, तो इसके जवाब एक ही जवाब है हमारे लिए, तो एक लाइन का जवाब है, आप ईवीएम बैन कर दीजिए, बैलेट पेपर से आ जाइए और एक चरण में, पूरे देश में एक चरण में चुनाव करके और काउंटिंग करा लीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगी। बस कहते हैं ना बीजेपी वाले की भी जब भी हारती है कांग्रेस तो बीजेपी ईवीएम का रोना रोने लगती है। चलिए ठीक है जी, हम रोना रो रहे हैं, हमारा रोना आप बंद कर दो। हम कहते हैं ईवीएम गलत है, आप कहते हो सही है। और मोदी जी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कि वो 400 पार पहुंच जाएंगे। तो वो तो अगर ईवीएम नहीं भी होगी तो भी पहुंच जाएंगे। आप इस रोने को हमेशा के लिए बंद कर दो ना। इस बार का चुनाव आप बैलेट पेपर पे करा लो, इस बार भी अगर आप 400 पार हो गए, हमारा मुंह हमेशा के लिए बंद। सीधी सी बात। कह तो रहे हैं कि मोदी गारंटी चलती है इस देश में, सिर्फ मोदी की गारंटी। हाँ जी, मोदी की गारंटी जी चलती है, मोदी जी की गारंटी चलती है। जब आप दूसरी पार्टी में हो, भ्रष्टाचार कर लेते हो और आप मोदी जी उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मोदी जी की गारंटी चल गई, फिर ईडी उनको छू नहीं सकती, हाथ नहीं लगाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो नारायण मिश्रा हो, नारायण राणे हो, या वो मुकुल वो राय हो पश्चिम बंगाल के, कोई भी हो, अजीत पवार हो, अगर आप उनकी पार्टी में शामिल हो गए तो मोदी जी की गारंटी पूरी चल जाएगी कि अब ये मेरी गारंटी, अब आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जब तक आप विपक्ष में हो मेरी गारंटी नहीं चलेगी, आप मेरे सत्ता पक्ष में आ जाओ और मेरी गारंटी चालू है। ये मोदी जी की गारंटी होती है, और कैसी गारंटी है? मोदी जी तो ये भी तो कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत कमजोर हो गया, उधर से इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है। इंडिया गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा है तो उनको तो खुशी मनानी चाहिए। उन्हें क्या दिक्कत है? इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो उन्हें क्या परेशानी है? कहाँ से कमजोर हो गया? आप कह रहे हो वो कमजोर हो गया, तो इन कमजोरों की डिमांड है ईवीएम बैन कर दो। आप तो मजबूत हो, आप इस बात को मान लो। हम तो लगातार महीनों से इस बात को उठा रहे हैं। सीधी सी बात है, आपकी हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और रही बात इंडिया गठबंधन टूटने की, तो ऐसा कुछ है नहीं। देखा जाए तो एक तरफ तो ममता बनर्जी बगावत पुत्री हैं, जयंत चौधरी छोड़ गए, नीतीश कुमार भी छोड़ गए, उसमें क्या बोलेंगे? जयंत चौधरी जी ने छोड़ दिया, उन्होंने अपनी राजनीति हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। उनको अच्छा खासा 11 सीट का ऑफर था यूपी में लड़ने के लिए। 11 सीट से आज वो सिमट के आ गए 4 सीट पे। उनके दादाजी को भारत रत्न मिल गया, लेकिन क्या वो भारत रत्न उन किसानों को मिलेगा जो किसान अपनी एमएसपी के लिए धरने पे बैठे थे? क्या उनको किसानों को फायदा हुआ? और अभी भी आ रहे हैं, अभी फिर बैठेंगे, फिर आ रहे हैं किसान। क्या उस भारत रत्न से उनको फायदा होगा? आपने एक परिवार को संतुष्ट कर दिया कि आपके दादाजी को मैं भारत रत्न दे रहा हूँ, आप मेरी पार्टी में आ जाइए। लेकिन असल में जो लाभार्थी थे उनके पास क्या लाभ पहुँचा इस चीज़ का? क्या किसानों को भारत रत्न उनके नेता को मिलने से किसानों की एमएसपी बढ़ जाएगी? क्या किसानों की आय दुगनी हो जाएगी? क्या किसानों के कर्जे माफ़ हो जाएंगे? क्या किसानों की आय दुगनी, जो इन्होंने वादा करा था कि मैं दुगनी कर दूंगा, वो हो गई है? आज भी हालत वही है। यूरिया उन्हें महंगा मिल रहा है, पोटाश उन्हें महंगा मिल रहा है, डीएपी उन्हें महंगा मिल रहा है। डीजल के पंप सेट्स उनके चलते थे, जो आज उस पर डीजल 97 रुपये लीटर है, 95 रुपये लीटर है। हर चीज़ उन्हें महंगी मिल रही है, लेकिन उनके हाथ में झुंझुना थमा दिया था 6000 रुपये का बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। फिर देखें आप उस चीज़ को, उस नज़रिए से भी तो देखें। खत्म कर ली उन्होंने अपनी राजनीति। जिस तरह से नीतीश कुमार जी को उन्होंने खत्म कर दिया, उसी तरह से जयंत चौधरी तो ये भी कह रहे हैं 2034 तक भी मोदी जी आएंगे, 29 में भी मोदी जी आएंगे। देखिए, जो लोग कह रहे हैं, कौन लोग कहते हैं? जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चमचे हैं। सीधी सी बात है, जो चाहते हैं कि आएँ और देश बंटा ढार हो, वही लोग कहते हैं। जो देश हित की बात सोचने वाले लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि इनका आना कितना खतरनाक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी जब आखिरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था कि मोदी जी का इस देश का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए भयानक त्रासदी साबित होगा। और हकीकत आज है, जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी गद्दी छोड़ी थी, देश पर विदेशी कर्ज मात्र 55 लाख करोड़ रुपए था और आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 205 लाख करोड़।
हम कर्ज के साए में जी रहे हैं, लगातार कर्ज के साए में जी रहे हैं। एक मामूली सा आदमी भी अपने अगर घर को कर्ज से चलाता है तो वही जानता है कि इस कर्ज को चुकाने के लिए क्या क्या गिरवी रखना पड़ेगा, क्या क्या उसे बेचना पड़ जाएगा। लेकिन जनता को ये बात नहीं समझाई जा रही और जनता समझने को तैयार नहीं हो रही। अगर जनता इस बात को आज समझ लेगी, उसे पता चल जाएगा कि हर उस व्यक्ति के ऊपर जो इस देश का नागरिक है 1.5 लाख रुपए से ऊपर का कर्जा है और ये चुकाएंगे कैसे, सरकार किस तरह से चुकाएगी। अभी पेट्रोल का मैं आपको उदाहरण देता हूँ। पेट्रोल लगातार 97 रुपये 100 रुपये 97 रुपये 100 रुपये चल रहा है और पेट्रोल कंपनियों में पिछले 7 महीने के अंदर 69,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन वो पेट्रोल सस्ता करने को तैयार नहीं है। और कोरोना के बाद से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे। पिछले 3 सालों में पेट्रोल की कंपनियां जो है 3 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुकी हैं, लेकिन वो प्रॉफिट जनता को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब जनता को आदत पड़ गई है सहने की। जनता को उनको खून चूसा जा रहा है और उन्हें लग रहा है कि अरे नहीं बहुत बढ़िया। जब जनता, हमारी जैसी जनता आवाज़ उठाती है भाई पेट्रोल महंगा क्यों है, राम मंदिर आपको दे दिया है। सर डीजल महंगा क्यों है, ज्ञानवापी आपको देने वाले हैं। सर भुखमरी इंडेक्स में हमारे 55वां नंबर स्थान था और आज हम 111 पे पहुंच गए। चिंता ना करो, मथुरा काशी अभी बाकी है। उसको उस चीज़ में उलझाया जाता है। हम बात करते हैं कुछ, वो बात करते हैं कुछ। इनके प्रवक्ताओं की भी आप हालत देख लीजिए। पीछे एक मैं न्यूज़ क्लिप देख रहा था, उसमें सुधांशु त्रिवेदी जी है। एक बच्चे ने सवाल उठाया कि सर हमारे हरियाणा में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। उन्होंने कहा ठीक है, इसका जवाब मैं देता हूँ। आप ये बताइए कश्मीरी पंडितों का क्या दोष था। अंजना ओम कश्यप के शो पे वो चल रहा था, उन्होंने अरे भाई ये नौकरी पे पूछ रहा है, नहीं मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। इस तरह से हमेशा गोल मोल बातें करते हैं। जो मुद्दे की बात है हमेशा उससे भटकाते हैं। हर रोज एक नया मुद्दा इनके लिए पास तैयार होता है और हर रोज ये बरगला के लोगों को, जनता को बरगलाए जा रहे हैं लगातार। और जो पालतू मीडिया, टीवी मीडिया है, वो लगातार इनका साथ देने में लगा है। उसे ये नहीं पता कि आज बर्बादी में कितना बड़ा योगदान हो चुका है देश का। हालत खराब हो चुकी है, एक आदमी की हालत खराब है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, महिलाएं परेशान और हर तबका परेशान। पुराने फौजी परेशान, उनको पेंशन नहीं मिल रही और नए फौजी भर्ती होने के लिए उन्हें स्कीम रोक दी। 1.5 लाख फौजी अभी भी अपनी नियुक्ति का वो कर रहे हैं, जिन्होंने जंतर मंतर पे प्रदर्शन करा था। उसके बदले अग्निवीर भर्ती कर दिए गए हैं। अग्निवीर क्या सेवा करेंगे भाई देश की? 4 साल की उनकी नौकरी है। कब तक वो ट्रेंड हो गए, कब तक उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी, तब तक उनके रिटायरमेंट का भी टाइम आ जाएगा। और जब वो रिटायरमेंट होकर बाहर निकलेंगे, उनके लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे वैसे ही बंद हो चुके होंगे, ओवरेज हो चुके होंगे। हाँ, सीधी सी बात है। तो फिर ये सब चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी ना, हमें समझनी पड़ेंगी, जनता को भी समझनी पड़ेंगी, विपक्ष को भी समझनी पड़ेंगी ये बातें। अभी आपने जिक्र किया राम मंदिर का, तो लोग तो उसमें भी खुद से कह तो रहे हैं ना मोदी जी कि 500 साल रामलला टेंट में थे, अब पक्के मंदिर में आ गए, घर में आ गए हैं। देखिए रामलला का मुद्दा जो है बार बार उठाया जा रहा है। एक विवादित मुद्दा था, कोर्ट का फैसला आया, जैसा भी आया, आधा अधूरा बिका हुआ फैसला आया, मामला खत्म हो गया। लेकिन उस चीज़ को हम देश के विकास से तो नहीं जोड़ सकते साहब। अगर मंदिर की बात करी जाए तो इस राम मंदिर से पहले, हमारे अक्षरधाम मंदिर से पहले सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट मंदिर था कंबोडिया में। ठीक है जी, तो क्या वहाँ उस मंदिर से उस देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई? नहीं सुधरी ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च हमारी आस्था का विषय है। ये देश हित में नहीं होती ये सब चीज़ें। आस्था अपनी जगह है, देश हित अपनी जगह है, पेट अपनी जगह है, काम धंधा अपनी जगह है। हम सारी चीज़ों को क्लब करके नहीं रख सकते किसी भी किस्म से। आस्था के नाम पे हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जिसकी जैसी हैसियत होती है वो पूजा करता है और निकल लेता है। अपने दुकान पे पहुंचता है, काम धंधा करा, धूप बत्ती जलाई और काम धंधे में वो लग लेता है। सीधी सी बात है, आस्था वहाँ खत्म हो गई। उसके बाद तो हमें काम ही करना है ना लगातार। तो फिर हम काम को देखेंगे, क्या हमारी आस्था पूरी होने से देश हित में हो रही है बात? मैं 24 घंटे राम का नाम लेने को तैयार हूँ, उससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी। अगर राम नाम से ही सीमा सुरक्षित होती तो हमारे को 17 लाख जो है, 17 लाख वो जो हमारा है बल संख्या है, जो हमारे सैनिक बल है 17 लाख का, जिसे काट के आज 15 लाख कर दिया गया। अगर वो 15 लाख को भी हटा दो और सबको पूरे देश को बोल दो आप राम 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 सुबह शाम करते रहो, सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी? हमारी नहीं होंगी ना। राफेल को ये लोग ले गए थे, राफेल पे नींबू मिर्ची का उन्होंने टांगा। अरे भाई नींबू मिर्ची में अगर इतनी ताकत थी तो राफेल क्यों लेके आए? सारे बॉर्डर पे नींबू मिर्ची के पेड़ लगा दो। श्रद्धा का विषय है, तो वही तो श्रद्धा का विषय है, देश हित में नहीं जुड़ना चाहिए ना सर। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। आप राष्ट्र हित की बात करो, वो सर्वोपरि, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि धर्म है, उसके बाद हमारा धर्म आता है। मैं सीधी सी बात मानने वाला हूँ कि राष्ट्र धर्म मेरे लिए सबसे पहले है, उसके बाद माता पिता की आज्ञा मानना, माता पिता की सेवा करना मेरा दूसरा धर्म है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे पैदा करा। उसके बाद गुरुओं का धर्म आता है, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। उस गुरु ने ही मुझे बताया कि गोविंद कौन है, भगवान कौन है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। तो अगर आप हिसाब से देखें तो ये श्रद्धा और आस्था हमारी चौथे नंबर पे आती है। तो ठीक है, हमारी श्रद्धा और आस्था हमारी चौथे नंबर पे है, लेकिन राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। अगर हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कहाँ टकेंगे? हमसे ही राष्ट्र बनता है, हम ही राष्ट्र का हिस्सा है, हम ही राष्ट्र है। हर एक आदमी खड़ा हुआ जो इस देश का नागरिक है वो राष्ट्र है। अगर वो देश के बारे में नहीं सोचेगा तो देश उसके बारे में कैसे सोचेगा? जी। 24 में कौन आएगा इसमें? 24 में सर इंडिया गठबंधन आना चाहिए, हर हालत में आना चाहिए। क्या लगता है भाई 24 में कौन आएगा? मोदी जी लग रहे हैं भाई। मोदी जी लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं। हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कैसे, क्या क्या? मैं बताऊं, कोविड में काम हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, फॉरेन पॉलिसी पे काम हो रहा है, डिफेंस पे काम हो रहा है,
खाते खुले हैं, 5 लाख का जो आयुष्मान योजना है, ठीक है, 4 करोड़ घर मिले हैं, राम मंदिर बना है, 370 हटी है, बहुत काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी की तो विपक्ष वाले भी तारीफ करते हैं भाई। क्या बोलेंगे भाई? क्या चीज़? डिमोनेटाइजेशन, कोरोना में जो काम हुआ, कई सारी जीएसटी के भाई साहब कोरोना में लाशों पर से कफन चुराया गया। ये बताओ मुर्दे के सर से कफन छीनना कितनी अच्छी बात है। डिमोनेटाइजेशन में कईयों की शादियां टूटी हैं, कईयों के घर बर्बाद हुए हैं, कई छोटे व्यापारी मरे हैं। किसी की बर्बादी कितनी सही है? कितना जस्टिफिकेशन दोगे आप उसको? उसका जस्टिफिकेशन ये है भाई साहब, 140 करोड़ की जनता में अगर एकदम से नोटबंदी होगी, अगर स्कूल में हम जब पढ़ते थे, जब फ्लाइंग आती थी, छापा पड़ता था, तब बता के फ्लाइंग आएगी क्या भाई साहब? उसका कोई लॉजिक बनता है? नहीं ना। अगर डिमोनेटाइजेशन होगी तो वो बिना बताए ही होएगी, ठीक है। उसके टाइम पे कुछ ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होंगे, ऐसा भी एक्सपेक्ट करना गलत है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए तो उनको हाईलाइट करना विपक्ष को, ठीक है, करे, बेशक करे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि उस टाइम पे जो बेनिफिट होना था उतना नहीं हुआ, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का फायदा जरूर हुआ है। जो अच्छा हुआ है उसको बुरा कोई नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखो कॉन्सिक्वेंसेस किस चीज़ के कितने हैं, प्लस और माइनस कितना हुआ। आपने एक चीज़ खरीदी, उसका प्रॉफिट आपको कितना हुआ और कितना उसका लॉस हुआ, दोनों ही चीज़ होंगी आपको, ठीक है ना। लेकिन उस पर प्लस में कितना है आप हो और माइनस में कितना है आप हो, उसको देखना आप ही को है, ठीक है जी। नोटबंदी के अंदर 99.9% 99.99% पैसा हमारे जो ब्लैक मनी थी डिमोनेटाइजेशन में, वो वापसी चेंज होकर के आ गई, वो नई करेंसी में कन्वर्ट हो गई। क्या फ़ायदा हुआ? जो 0.03% करेंसी हमारे देश के अंदर में जो नकली नोट के रूप में चल रही थी, सिर्फ वही करेंसी वापसी नहीं आई है, जो टोटल रोलिंग पैसा था। उसके बाद से मनी होर्डिंग कितनी हुई है ये बताओ। सरकार को 2000 का नोट मनी होर्डिंग के लिए बंद करना पड़ा। नीति अगर आप लाए थे, अगर आपने देश का विकास करना था ना, आप 500,000 का नोट बंद करके देश में 100-200 का ही नोट लगाते नए, 500,000 लाने ही नहीं थे। जब आपको डिमोनेटाइजेशन करना था, आपका टारगेट क्लियर था, हमें डिमोनेटाइजेशन करना है, हमें काला धन निकालना है घरों से, तो आपने काले धन की पूर्ति के लिए 500 और 2000 के नोट क्यों उपलब्ध कराए जनता को?